नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप स्वस्थ और सतर्क हैं। आज क्राइम आर्काइव्स की टीम से मैं आपके लिए एक ऐसे सीरियल किलर की सच्ची घटना लेकर आया हूं जो सुनने में बहुत अजीब लगती है कि कोई किस हद तक प्यार के जुनून में ये सब कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित है मांड्या शहर। 8 जून 2023 मांड्या की वो सुबह जो किसी को नहीं पता था कि इतिहास में दर्ज हो जाएगी। सूरज की पहली किरणें तालाब के शांत जल पर नाच रही थीं। पक्षियों की मधुर आवाजें हवा में तैर रही थीं। सब कुछ इतना सामान्य, इतना सुकून भरा लग रहा था। लेकिन अचानक एक राहगीर की नजर कुछ ऐसी चीज पर पड़ी जो उसे अजीब लगी। उसके कदम थम गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उस चीज की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से एक चीख निकली जो उस शांत सुबह को चीरती हुई दूर तक गूंज गई। वहां तालाब के किनारे झाड़ियों के बीच पड़ा था एक महिला का आधा शरीर, बुरी तरह से कटा हुआ, खून से लथपथ। उस राहगीर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में हजारों सवाल उठने लगे। कौन थी यह महिला? किसने किया यह जघन्य अपराध? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ शुरुआत है? उस राहगीर ने जब तालाब के किनारे वह भयानक दृश्य देखा तो उसने तुरंत होश संभाला और अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल करके इस घटना की जानकारी दी। जैसे ही पुलिस को यह खबर मिली, उन्होंने तुरंत ही जांच के लिए अपनी एक टीम को वहां भेज दिया। पुलिस के आते ही जगह को सील कर दिया गया और सबूत इकट्ठा करने के लिए उनकी टीम ने वहां की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस छानबीन कर ही रही थी कि अगले 1 घंटे में उन्हें एक और कॉल आता है। 25 किलोमीटर दूर एक और महिला का आधा कटा शरीर मिला। उसे भी उसी तरह से मार के फेंका गया था। क्या यह बस एक संयोग था या फिर किसी रहस्यमय सीरियल किलर का काम? पुलिस ने दोनों मामलों में समानताओं को देखकर तत्काल समझ लिया कि ये दोनों मामले किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पाए गए लाशों के शरीरों के केवल नीचे के हिस्से मिलने के कारण पुलिस को पीड़ितों की पहचान करने में सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने मामले को एक नए दृष्टिकोण से देखने का निर्णय लिया। पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ 2 कटे हुए शव और हजारों सवाल। पुलिस ने 9 टीमों के एक टास्क फोर्स का गठन करके बड़े पैमाने पर जांच शुरू की, जिसमें कुल 45 पुलिसकर्मी शामिल थे। पोस्टमार्टम जांच से पता चला कि पीड़ितों की उम्र 25 से 35 साल के बीच थी। मामलों के बारे में डिटेल्स मिलते ही पुलिस ने राज्य भर में 25 से 35 साल की महिलाओं की लापता रिपोर्टों को इकट्ठा किया। उन्होंने कर्नाटक और पड़ोसी राज्यों में इस तरह के 1116 मामलों की पुष्टि की। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों में कटे हुए शरीरों के बारे में 10,000 हैंडबिल वितरित किए गए। इस प्रक्रिया में समय लगा, महीने बीते। लोगों के बीच डर और गुस्सा बढ़ता गया। मीडिया में सनसनीखेज खबरें छाई रहीं। लगभग 2 महीने बाद एक ब्रेक थ्रू मिला। चमराजनगर, जो कि मांड्या से 80 किलोमीटर दूर है, से गायब एक महिला के डिटेल्स उनमें से एक पीड़िता से मैच करते थे। इस पीड़िता की स्कर्ट उस फोटो में लड़की की स्कर्ट से मेल खाती थी। एक सब इंस्पेक्टर ने गायब महिला के घर जाकर उनके परिवार से कुछ पुरानी तस्वीरें प्राप्त की। यहीं से पुलिस की जांच एक नया मोड़ लेती है। उन्होंने उस महिला के फोन की लोकेशन ट्रैक की और पाया कि वह मोबाइल फोन मैसूर से मांड्या ले जाया गया था। पुलिस ने कॉल लॉग्स की खोज शुरू की और कई संदिग्ध नाम सामने आए। उन्हीं में से एक नाम था टी सिद्धलिंगप्पा। पुलिस ने सभी संदिग्धों से पूछताछ शुरू की और इसी जांच के दौरान उन्हें सिद्धलिंगप्पा पर शक मजबूत होता गया। पुलिस ने
सिद्धलिंगप्पा को गिरफ्तार करके उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की, पर वह कुछ बताने को तैयार नहीं था। जब पुलिस ने कार्रवाई में और सख्ती दिखाई तो वह सब कुछ बोलने लगा। उसने जो बताया उससे पुलिस के होश उड़ गए। उन्होंने ऐसा जुर्म कभी नहीं सुना था। 35 साल का आम आदमी सिद्धलिंगप्पा बेंगलुरु की एक फैक्ट्री में काम करता था। सिद्धलिंगप्पा को रेड लाइट एरिया में जाने की बुरी आदत थी। वहां वह एक सेक्स वर्कर चंद्रकला के करीब आ जाता है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और फिर उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। चंद्रकला ने सिद्धलिंगप्पा को अपने अतीत के बारे में बताया, जिसमें उसे धोखे से यह काम करने के लिए मजबूर किया गया था। यह सुनकर सिद्धलिंगप्पा भावुक हो जाता है और उससे वादा किया कि वो उन सब से इसका बदला लेगा। चंद्रकला ने उसे 7 लोगों के नाम बताए जिन्होंने चंद्रकला को यह काम करने के लिए मजबूर किया था। इसके बाद शुरू हुआ एक खूनी खेल। चंद्रकला और सिद्धलिंगप्पा ने मैसूर में एक घर किराए पर लिया और उन्होंने अपने प्लान की शुरुआत की। चंद्रकला ने लिस्ट में पहली 2 महिलाओं को घर बुलाया और एक दिन उनके साथ शहर की सैर की। रात को उन्होंने दोनों महिलाओं को मार डाला, लेकिन उन दोनों को मारने के बाद उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। उन्होंने शवों को 2 हिस्सों में काट दिया, जिससे उन्हें बाइक पर आसानी से ले जाया जा सके, और उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। इस तरह की कहानियों को कल्पना करना भी दिल दहला देता है। उसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के आदुगोड़ी क्षेत्र में एक घर किराए पर लिया, जहां उन्होंने अपनी तीसरी शिकार कुमुदा को उसी तरीके से हत्या की। इस बार भी उन्होंने शव को 2 टुकड़ों में काटकर उन्हें अलग अलग बैग में पैक किया और फिर उन्हें फेंक दिया। बाद में उन्होंने तुमकुर के डाबसपेट में एक घर किराए पर लिया, जहां वे ठहर रहे थे, लेकिन चौथी शिकार को मारने से पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अपने इस बयान के दौरान सिद्धलिंगप्पा ने एक चौंका देने वाली खुलासा किया कि उनकी पहली हत्या सूची में 7 नाम थे, लेकिन उसने एक नाम और जोड़ दिया था और वह चंद्रकला का था। वही चंद्रकला जिसके प्यार में वो इतना घिनौना काम कर रहा था। सिद्धलिंगप्पा को डर था कि चंद्रकला ही एकमात्र गवाह थी उसके इस जुर्म का, और उसका जिंदा रहना उसके लिए मुसीबत खड़ा कर सकता था। उसने कहा कि अगर पुलिस ने उन्हें पकड़ा नहीं होता तो चंद्रकला उसका अगला शिकार होती। दोनों अब जेल में हैं और अपने गुनाहों की सजा का इंतजार कर रहे हैं। यह कहानी वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्यार और उसकी दिशा कितनी अजीब हो सकती है। क्या यह सच में प्यार था या फिर सिर्फ एक मानसिक मरीज की विकृत कल्पना? यह विचार करने में हर किसी को दिलचस्पी होगी। कई बार प्यार इंसान को उसकी सीमाओं को पार करने पर मजबूर कर देता है, जिससे वह अपने आप को और अपने कर्मों को भी समझने में मुश्किलों का सामना करता है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें ऐसी और भी सच्ची घटनाओं को आप तक लाने में प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।